हेलो बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं आप लोगों की वर्कशीट 8। क्लास आपकी 9th है और 23 तारीख की ये वर्कशीट है। यहाँ पर हम कुछ रूल्स समझेंगे और उन रूल्स को आपने हमेशा याद भी रखना है। ध्यान से समझिएगा, जो चीज़ें मैं आपको समझा रहा हूँ वो स्टेटमेंट से थोड़ी सी हटकर होंगी। जैसा कि आपने देखा यहाँ पर एक एरो का साइन लगा हुआ है और आप यहाँ भी देखिए, इधर भी एरो है। मतलब एरो का मतलब होता है जिसका कभी अंत यानी कि एंड नहीं होता। कोई भी लाइन जिसका एंड नहीं होता उसी को लाइन बोला जाता है। ठीक है, अगर हम कोई लाइन ड्रॉ करते हैं और उसके अंदर एरो लगा देते हैं तो समझ लो उसके एंड पॉइंट नहीं है, वो कभी खत्म नहीं होगी, वो कभी खत्म नहीं होगी। इसीलिए लाइन को जो डिनोट करते हैं वो इस टाइप से डिनोट किया जाता है। ठीक है जी, ये है आपकी लाइन जिसमें दोनों तरफ एरो लगे हुए हैं। लेकिन अगर आप यहां ध्यान दें तो किसी भी तरफ एरो नहीं है। अगर एरो नहीं है तो इसका मतलब ये पर्टिकुलर एक साइज मेजरमेंट है जिसको हम माप सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। जैसे 5 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, जब हम किसी चीज को मेजर कर सकते हैं और उसके पॉइंट का एंड हो जाता है, उसी को हम लोग बोलते हैं लाइन सेगमेंट। और आप देखिए ए बी सेम यहाँ पर भी वैसे ही लिखा है और यहाँ पर भी वैसे, बस यहाँ पर लाइन पर 2 एरो लगे हुए हैं। इधर अगर आप देखेंगे तो एरो हैं, इधर एरो नहीं है। तो इससे क्या पता चला? इससे ये पता चला कि लाइन सेगमेंट और लाइन में यही डिफरेंस है कि उसके एंड पॉइंट्स होते हैं लाइन सेगमेंट के, लेकिन लाइन के कोई एंड पॉइंट नहीं होते। लेकिन यहाँ तो कुछ अलग ही चीज है। इसका तो एंड पॉइंट हमें दिख रहा है, किसका? ए का। अगर आप नोटिस करें तो ए का एंड पॉइंट तो है, लेकिन बी की तरफ को देखा तो हमने एक एरो बना हुआ देख लिया। यानी कि जिसका एक एंड पॉइंट हो और दूसरा एंड पॉइंट ना हो उसको बोलते हैं रे। तो आप समझ गए होंगे क्या क्या चीजें समझी आपने। पहले, जिसके दोनों एंड पॉइंट ना हो वो लाइन, जिसके दोनों एंड पॉइंट पता हो वो लाइन सेगमेंट, जिसका एक एंड पॉइंट हो और एक एंड पॉइंट ना हो उसे कहते हैं रे। रे का साइन देख लिया आपने, यहां पर एक तरफ को एरो दे रखा है और अब हमें कुछ आंसर देने हैं, कुछ लाइन बनाकर दे रखी है, हमें बताना है इनको कि ये आखिर है क्या क्या। तो हम देखते हैं कि ये क्या है। तो इसको हम लोग लिखेंगे यहां पर क्या, ये है PQ और हमें क्लियर पता लग रहा है कि इसका एक एंड पॉइंट है और एक नहीं। तो ये क्या है? ये है आपकी रे, यानी कि फर्स्ट वाला जो है वो रे है। ठीक है, सेकंड पे आप देखते हैं, इसके तो दोनों एंड पॉइंट हमें पता है। अगर दोनों एंड पॉइंट पता है तो हमने रूल सीख लिया है। हमें क्या लिखना है? X और साथ में Y। ऊपर क्या डालना है भैया? एक सीधी लाइन खींच दो, उसमें कहीं भी एरो नहीं होगा। तो दूसरे का आंसर क्या हुआ? लाइन सेगमेंट। आपको तो सिर्फ ऐसे ही डिनोट करना है, ठीक है, क्योंकि हमें ऐसे ही ऊपर समझाया गया है। अब यहां पर हमें जो पहला वाला पोर्शन था, अगर आप लोग देखें तो सेम वैसा ही दे रखा है यहां पर। क्या कि दोनों के एंड पॉइंट नहीं है भैया, दोनों तरफ एरो है। तो हम भी वैसे ही लिखेंगे। M और N हमें दे रखा है और उसके ऊपर क्या करा? एक लाइन खींची हुई है और इधर भी एरो दे दिया और इधर भी एरो। यानी कि थर्ड वाले का आंसर लाइन है, जो आप अब समझ सकते हैं। तो इस तरीके से हमने इजीली इन्हें सॉल्व तो कर लिया। अब हम क्या करें? अब हम चलते हैं कि आखिर कुछ और भी आज समझना है। अब हम समझते हैं आखिर एंगल में क्या क्या आज हम लोग समझेंगे। तो क्या होता है एंगल? आप लोग जानते हैं अच्छे तरीके से कि जब भी एक पॉइंट हो और उससे 2 रे, एक इधर खींच दी जाए और एक इधर, तो वही मिलकर बनाता है एंगल। यानी कि 2 रे होंगी हमारे पास, ठीक है। और यहाँ लाइन सेगमेंट भी हो सकता है अगर हम उसको मेजर करके डालेंगे तो। और एक कॉमन पॉइंट पर वो मिलते हैं, देख रहे हो आप, कॉमन पॉइंट ये होता है। इसी को हम लोग एंगल बोलते हैं, जो स्टेटमेंट में हमें समझाया गया है। एंगल इज अ फिगर, एक ऐसी फिगर जिसके अंदर 2 रे होंगी या 2 लाइन सेगमेंट और मीटिंग अ कॉमन पॉइंट। एक कहाँ मिलेंगे? एक कॉमन पॉइंट पर वो मिल जाएंगे। तो चलिए जी, हमने एंगल तो समझ लिया। यहां समझिए, 1 एक एंगल है, 2
भी एंगल है, 3 भी एंगल है और 4 भी एंगल है। तो भैया यहाँ पर ये क्या है, ये जो हमने यहाँ खींचा है L से जो लाइन खींची हुई है, इसमें दोनों तरफ तो एरो हैं, यानी कि दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है यहाँ पर। और इससे देखा आपने एक ये चोंच सी बन गई है। चोंच कैसे, मतलब देखो इस तरफ का एक पोर्शन और एक इस तरफ का पोर्शन। सिंपल याद रखना, दोनों आमने सामने। जो दोनों आमने सामने जब चोंचें मिलती हैं जिस पॉइंट पर, उसके आमने सामने वाले एंगल्स को हम लोग बोलते हैं शॉर्ट में VOA, यानी कि वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो वर्टिकल अपोजिट एंगल समझ में आ गया, जिनकी चोंचें मिले। ये याद करने के तरीके हैं जिससे आसानी से याद कर लोगे। यहाँ देखो ना आप, ये भी आप डमरू की तरह होता है ना, जैसे यहाँ पर देखो ये भी आमने सामने के हैं, तो ये भी अगर आमने सामने के हैं तो ये भी मिलकर क्या बनाते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो यानी कि अगर आपसे कोई रिलेशन पूछता है तो 2 और 4 का रिलेशन क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। 3 और 1 का रिलेशन क्या है, वो भी वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब भैया हमने ये तो समझ लिया, अब क्या समझना है, अब समझना है कि क्या ये एक लाइन है और इस लाइन के ये जो देख रहे हो ना, ये एक आर्क लगा हुआ है। आर्क जो होता है वो 180 डिग्री बन रहा है। क्यों? क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन हमेशा 180 डिग्री की होती है। इस 180 डिग्री पर दो एंगल दिखाए हुए हैं, एंगल 1, एंगल को एंगल साइन से शो करते हैं, और एंगल 2, दोनों का सम होता है 180। इसको क्या बोलते हैं जी, इसको शॉर्ट में हम लोग लिखते हैं LP, यानी कि लीनियर पेयर। किसी भी लाइन पर जो एंगल बनते हैं उनका जो सम होता है वो 180 होगा, तो वो लीनियर पेयर कहलाएंगे। क्या 1 और 4 भी लीनियर पेयर हैं? बिल्कुल है जी, 1 और 4 को ऐड करके भी एक लाइन ही दिख रही है हमें, ठीक है। तो अगर दिख रही है तो वो भी कितना हुआ, उनका सम भी 180। क्या 4 और 3 भी एक लाइन पे हैं? देखो आप, ये भी एंगल अगर आप यहां से देखो तो पूरा सर्कल नहीं घूम गया, तो इसीलिए 3 और 4 भी क्या बना रहे हैं बेटा, आपका एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल ये भी 180 है। समझ लिया जी हमने, 2 और 3 भी 180 है। एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180। और सब में रूल कौन सा लगा, लीनियर पेयर। तो आप लोग समझ गए होंगे लीनियर पेयर एंगल जो हमें ऊपर समझाने की कोशिश की गई है, आखिर वो है क्या। तो लीनियर पेयर एंगल वो होते हैं जो मिलकर एंगल बनाते हैं कितने का, 180 का। तो आपने लीनियर पेयर भी इजीली समझ लिया। अब क्या समझे जी, अब समझते हैं हम कुछ पैरेलल लाइन के बारे में। पैरेलल लाइन क्या होती हैं? पैरेलल लाइन को पहले तो आप ये समझ लो, यहाँ पर L है, पैरेलल है M के। आपने नाली देखी है ना, और आपने देखी होगी रेल की पटरी, वो कभी आपस में एक दूसरे को मिलती हैं? नहीं, कभी हो ही नहीं सकता। तो जो चीज आपस में ना मिले, कभी एक साथ चलती जाए, जैसे नदी के दो किनारे, तो वो कहलाते हैं पैरेलल। आपने देखा यहाँ पर पैरेलल कौन है, L और M पैरेलल है। कैसे पैरेलल है जी, ये लाइनें दिख रहा है, पता लग रहा है ये कभी नहीं मिलेंगी और ये लाइन है, ठीक है जी। अब इनके भी कुछ रूल होते हैं। अब रूल क्या है, मेरे हिसाब से जो समझने वाले हैं वो 3 रूल हैं इसके अकॉर्डिंग। आप तीनों रूलों को आप लोगों ने ध्यान से समझना है। पहला रूल, बहुत प्यार से समझना बेटा, आज का समझा हुआ आप कभी नहीं भूलेंगे। आप देखिए, क्या ये एंगल इस लाइन के ऊपर है, कौन सा, ये, ठीक है। अब क्या ये भी लाइन के ऊपर है? और सिंपल रूल समझ जाओ बेटा, दो पैरेलल लाइन में जो दोनों लाइन के ऊपर हों, कौन कौन है, एंगल 1 इक्वल एंगल 5। इक्वल क्यों? क्योंकि इसी रिलेशन को बोला जाता है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। कहाँ है जी ये रहा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल की पहचान क्या है, जो लाइन के ऊपर हो, दोनों लाइनों में, ठीक है, दो लाइन के ऊपर हो वो कॉरस्पॉन्डिंग। तो क्या 2 और 6 भी लाइन के ऊपर है? हाँ जी, 2 और 6 भी इक्वल हुए। क्यों हुए? क्योंकि ये भी कॉरस्पॉन्डिंग है। अच्छा जी, हमने ये तो समझ लिया। तो क्या लाइन के नीचे वाले भी ऐसे ही होते हैं? देखो ये भी लाइन के नीचे है और ये भी लाइन के नीचे है। अब ये मत कर लेना कि एक लाइन के ऊपर वाला ले लो और एक नीचे वाला, नहीं। हमेशा जो दोनों लाइन के नीचे, जैसे 3 नीचे है और 7 भी नीचे है, तो इसका मतलब 3 और 7 का रिलेशन बना कॉरस्पॉन्डिंग एंगल में। और इधर कौन सा है, 4 और 8, इनका भी रिलेशन है किसमें, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल में। यानी कि 4 को और 8 को हम ये शो कर सकते हैं वो इक्वल हैं, किस रूल से, कॉरस्पॉन्डिंग से। तो यहां समझने से आसानी से तुमने अब समझ लिया होगा कि पैरेलल अगर लाइन होती है तो पहला रूल लगता है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का।
पहचान कैसे करते हैं? सिंपल रूल भैया, लाइन के ऊपर देखना है, लाइन के नीचे देखना है। जो लाइन के ऊपर वाले एंगल हैं वो कॉरस्पॉन्डिंग, जो लाइन के नीचे वाले एंगल हैं वो कॉरस्पॉन्डिंग। अब हमने कॉरस्पॉन्डिंग तो समझ लिया, तो अगला समझ लेते हैं अब हम समझते हैं अगला रूल। पैरेलल लाइन के अंदर पहला रूल समझा हमने कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का। अब आप देखिए, क्या आपको लगता है कि ऐसा जो जेड होता है, ऐसी कोई फिगर वहां बन रही है? देखो ये एंगल और ये एंगल, ये जेड फिगर में आते हैं। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो देखो ये जेड ड्रॉ किया गया है ए ऐसे। तो इसमें कौन कौन से एंगल आए? एक तो एंगल ये आ रहा है और एक एंगल ये आ रहा है। तो जो जेड के मुंह में फंस जाते हैं, ठीक है, कौन कौन फंस गया जी? एंगल 3 फंस गया और एंगल 5 फंस गया। इक्वल टू नहीं आएगा, एंगल 3 फंस गया और एंगल 5 फंस गया। एंगल 3 एंड एंगल 5 मिलकर बनाते हैं ऑल्टरनेट एंगल। ऑल्टरनेट की पहचान क्या बताई मैंने आपको? जहां जेड फिगर हो, ये रहा जी आपका ऑल्टरनेट एंगल। तो इसे बोलते हैं पेयर ऑफ ऑल्टरनेट, ठीक है। अब यहां पर देखो, क्या उल्टा जेड भी बन रहा है? तो हमने देखा हाँ जी उल्टा भी बन रहा है। वहां कौन कौन आ रहा है आपके? एक तो 4 आ रहा है और इधर क्या आ रहा है आपका? 6। तो इसका मतलब उल्टा जेड हो चाहे सीधा जेड हो, वहां पर जो एंगल बनते हैं, जो जेड के मुंह में फंस जाते हैं, उन्हीं को बोलते हैं ऑल्टरनेट एंगल। तो देखिए इस तरीके से यहां समझा रखा था 3 5 के इक्वल और 4 6 के इक्वल, और आपने भी इजीली इस चीज को भी समझ लिया। तो लॉ हो गए 2 किसके? पैरेलल लाइन के। अब हम समझते हैं तीसरे रूल को, और तीसरे रूल में क्या होता है कि ये है एक लाइन और ये रेल की दूसरी मैंने एक पटरी और खींच दी, ये हो गई पैरेलल लाइन। अब पैरेलल लाइन में मैंने ये एक लाइन खींच दी बीच में से, इसे बोलते हैं ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है। ट्रांसवर्सल लाइन हमने खींच दी। अब यहां पर देखिए, एक तो यहां एंगल बन रहा है और एक यहां। तो आपने क्या खास देखा? एक लाइन के नीचे है और एक लाइन के ऊपर। ये लाइन के नीचे है और ये लाइन के ऊपर। तो बेटा जो लाइन के नीचे और ऊपर के एंगल होते हैं उनका सम, उन्हें जोड़कर हमेशा आता है 180। इसे बोलते हैं इंटीरियर अपोजिट एंगल। तो आप यहां देखिए कि यहां दे रखा है आपको, अगर आप लोग नोटिस करें, पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड। याद रखना सेम साइड, यानी कि एक ही तरफ देख रहे हैं आप, एक ही तरफ है, ठीक है। और उसको हम लोग बोलते हैं इंटीरियर एंगल का सम, और अपोजिट है एक दूसरे के, और वो हमेशा सप्लीमेंट्री होती है। सप्लीमेंट्री सिंपल लैंग्वेज में समझ लो, जिनका सम 180 होता है, जिन दो एंगल का सम 180 होता है वो एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं। तो यहां पर हमारे कौन से हैं जी? यहां पर ये दिख रहा है आपको लाइन के नीचे और ये दिख रहा है आपको लाइन के ऊपर है। तो इसका मतलब कौन कौन? एंगल 3 और एंगल 6 मिलकर बनाते हैं 180, जिसे हम कहते हैं सप्लीमेंट्री एंगल, या सिंपल लैंग्वेज में याद रखना जो आपने रूल लगाना है, इंटीरियर अपोजिट एंगल। इंटीरियर अपोजिट एंगल कौन से होते हैं? जिनका सम 180 होता है लेकिन सेम साइड पर होने चाहिए। क्या 4 और 5 भी आपको ऐसा ही दिख रहा है? बिल्कुल ठीक बात है। अगर हम इस तरफ भी ऐसे ही एंगल काट दें तो ये भी तो वही चीज बना रहे हैं। तो यहां कौन कौन से आ रहे हैं? एंगल आ रहा है आपका एक 4 और एक 5। तो एंगल 4 और 5 का सम भी 180 है, और रूल वही कि इंटीरियर अपोजिट एंगल ऑफ सेम साइड। तो चलिए जी, हमने ये समझ लिया, बहुत अच्छे ढंग से समझ लिया। तो अब बारी है करने की, तो करते हैं क्वेश्चंस को। उससे पहले एक छोटा सा और भी रूल है, वो भी हम समझ लेते हैं, लेकिन वो क्वेश्चंस में ज़्यादा यूज नहीं होता है। लेकिन जब आप एजुकेशन सिंह के साथ जुड़े हैं तो आपको उस रूल को भी सीखना है। वो रूल क्या है? हमने जेड में देखा कि 3 और 5 आ रहे हैं आपके जेड के अंदर, लेकिन उसके बाहर की तरफ कौन कौन सी वैल्यू है? 2 और 8। और दूसरी तरफ से अगर आप देखोगे 1 और 7, तो इनमें भी कोई रिलेशन है? हाँ, ये ऑल्टरनेट एंगल ही होते हैं। जो मैंने पहले समझाए वो इंटीरियर थे, और ये जेड फिगर में ही बाहर की तरफ होते हैं, इसीलिए इन्हें बोला जाता है एक्सटीरियर। तो आप लोग इसे ढंग से समझ लीजिएगा, ज़्यादा यूज होना नहीं था इसलिए इसे ज़्यादा डीपली आपको नहीं समझाया गया। तो चलिए चलते हैं अब अपने क्वेश्चंस पे। क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन के अंदर फिगर हमारे सामने है। अब हमें पैरेलल लाइन और ये सब चीज़ों को तो हमने समझ लिया है। अब हमें यहाँ बोला गया है कि L पैरेलल है M के, यानी कि ये लाइन इसके पैरेलल है।
ठीक है जी। और एंगल 1 दे रखा है, जो हमें क्वेश्चन में गिवन है, एंगल 1 दिया है 115। चलो जी, हमें दे दिया। अब हमें फाइंड क्या करना है, पहला एंगल फाइंड करना है 2। तो देखते हैं 1 का क्या 2 से कोई रिलेशन है। हाँ जी, ये एक ही लाइन पे बने हुए हैं और हमने सीख लिया है कि एंगल 1 और 2 एक ही लाइन पर बने हुए हैं, और जो एक ही लाइन पर बनते हैं, जो एक ही लाइन पर बनते हैं वो मिलकर बनाते हैं लीनियर पेयर। तो हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे, हमें तो एंगल 2 निकालना है जी। एंगल 2 कैसे निकलेगा, 180 माइनस एंगल 1। अगर हम 180 में से एंगल 1 को माइनस करें, जिसकी वैल्यू 115 है, ठीक है। अब माइनस कर दो भैया, जो आ गया वही आपका आंसर है, 65 आ गया। तो यहां पर आप फिल कर सकते हैं कि आंसर है आपका 65 डिग्री। चलिए जी, अब हम करने जा रहे हैं आखिर एंगल 3। देखें आप यहां पर, हमें एंगल 3 और यहां पर देखते हैं एंगल ये और ये, आप देखें एंगल 1 तो ये चोंच मिला रहे हैं, मतलब चोंचे मिलने का मतलब समझ रहे हो ना आप कि ये कौन सा रिलेशन हुआ। डमरू फिगर जब बनती है तो उस समय एक ही रूल बनता है, एंगल 3 1 के इक्वल। क्यों इक्वल, VOA वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो इसलिए सिंपल, एंगल 3 कितने डिग्री का आ गया आपका, 115। क्यों, क्योंकि 115 था। तो आप यहां पर एंगल 3 में क्या फिल कर देंगे, एंगल 3 में आप फिल करेंगे 115। अब किसकी बारी आ गई, एंगल 5 की। एंगल 5 अगर हम देखें तो एंगल 5 इधर लाइन के ऊपर है, इधर एंगल 1 लाइन के ऊपर है। एंगल 1 किसके इक्वल है, एंगल 5 के। इसका मतलब ये भी कितना हुआ, 115। अरे रीजन तो बताइए, रीजन है इसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या, लाइन के ऊपर अगर दोनों साइड होते हैं तो वो एंगल कॉरस्पॉन्डिंग कहलाते हैं। तो आपने समझ लिया कि एंगल ये आपका आ गया 115। लास्ट रह गया जी आपका, कौन रह गया, आपका 8 रह गया। अब यहां पर देखिए हम 5 तो फाइंड कर चुके हैं, बिल्कुल कर चुके हैं जी। तो एंगल 5 अगर हम सिंपली समझें तो एंगल 5 और एंगल 8 मिलकर भी तो लीनियर पेयर बना रहे हैं, ठीक है। अगर 5 और 8 मिलकर लीनियर पेयर बना रहे हैं तो उनका सम भी कितना होगा, 180 LP के रूल से, ठीक है। तो अगर हमें 8 निकालना है, कौन सा एंगल निकालना है, 8, तो क्या करेंगे, 185 में से माइनस कर सकते हैं हम 115, जो कि किसकी वैल्यू है, एंगल 5 की। तो लेस करके कितना आ गया, 65। तो सिंपली इसमें भी फिल कर दीजिए आप 65 डिग्री। चलिए बच्चों, आपने बहुत इजीली समझ लिया। फिर भी एक और चीज समझा दूं कि एंगल 4 भी एंगल 8 के इक्वल है। अगर आप 1 से 4 निकाल लें तो 4 8 की वैल्यू के इक्वल हो जाएगा, वो भी 65 ही आएगा। आपने रिलेशन बहुत इजी वे में समझ लिया है और सब कुछ आपने क्लियर कर लिया होगा, ठीक है। तो आपको बोला गया है फाइंड द मेजर ऑफ द फॉलोइंग एंगल एंड मेंशन द रिलेशन। तो रिलेशन मैंने सारे बताए हैं, रिलेशन जरूर लिखना साथ में, ठीक है। और रिलेशन क्या क्या था, पहले वाले का रिलेशन आपने समझ लिया 1 और 2 का लीनियर पेयर से, और 115 3, और अगर हम 1 की बात करें तो वर्टिकली अपोजिट एंगल से। 5 की बात करें, यहाँ पर 5 का रिलेशन किससे बैठ रहा है बेटा आपका, 5 का 1 के साथ में कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से। और 8 का रिलेशन देख रहे हैं ना आप, 8 अगर 8 की बात करें 5 से हमारा क्या लीनियर पेयर से है, तो हमने इसी से इसको फाइंड किया है। तो आपने सारी चीजें सीख ली हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए झट से, और साथ में लाइक भी कीजिए वीडियो को, और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। मैं इसी प्रकार से आपके लिए अच्छी वीडियो लेके आता रहूंगा, सारी वर्कशीट आपको सॉल्व कराऊंगा। बस आपने क्या करना है, आप लोगों ने मेरा एक काम करना है, हर उस गरीब बच्चे तक ये मैसेज जरूर पहुंचाना है जो अच्छी कोचिंग नहीं ले पा रहा है पैसे की कमी की वजह से। उसके लिए मैं फ्री ऑफ कॉस्ट सारी वर्कशीट लेकर आया हूं, आप लोगों ने जरूर देखनी है और अपने फ्रेंड्स को भी बताना है, ठीक है। जितने आप एजुकेशन को बढ़ाते हैं उतना वो बढ़ती है, कभी एजुकेशन कम नहीं होती। तो चलिए मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में।